वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोग को स्वागत है। मैं इस स्टडी चैनल के माध्यम से आप लोग को जीव विज्ञान की क्वेश्चन जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनका अध्ययन करवा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुने और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एक मेयर ने किया था। किसने किया था? मेयर ने। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग मेयर ने किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग मेयर ने किया था। मेयर ने किया था। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियमी ऊतक। एपिथेलियमी ऊतक। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच कार्य करते हैं? एपिथेलियमिक ऊतक। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियमिक ऊतक जो होता है घाव भरने में सहायक होता है। एपिथेलियमिक ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय ऊतक। श्वेत ग्रंथियां गर्म करने में? नहीं। स्योंजी ऊतक गर्म रखने में सहायक है? नहीं। रोम? नहीं। वसामय ऊतक। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय ऊतक। सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं सेबम नहीं, म्यूकस नहीं, पसीना नहीं। लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं। इसका कारण है उपचर्बीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। चर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं। त्वचा में रुधिर का संचारण कम होने के कारण नहीं। चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण नहीं। त्वचा में मेलेनिन तथा मेलानोसाइट्स की अधिकता के कारण नहीं। उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती हैं तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का संचालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के कारण। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि को अस्थि से। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि को अस्थि से। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊँट का कुबड़
बसा में उतक का बना होता है। ऊँट का कुंवर किस उतक का बना होता है? बसा में उतक का बना होता है। ऊँट का कुंवर बसा में उतक का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन उतक का उदाहरण है? मस्तिष्क, या रक्त, यकृत, अमाशय। कौन सा है? रक्त। रक्त जो है उतक का उदाहरण है। रक्त जो है उतक का उदाहरण है। बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सी संबंधित है। परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग रखने से। परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग रखने से बायोप्सी संबंधित है। मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने से नहीं। बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से नहीं। हाइड्रोफोबिया का उपचार करने से नहीं। परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग रखने से। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं सेयोंजी ऊतक में। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं सेयोंजी ऊतक में। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थिया में। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है पलूरा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है पलूरा। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के। डेंटाइन के बने होते हैं। दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का शिखर किसका बना होता है? एनामिल का। दांत का शिखर किसका बना होता है? एनामिल का। एनामिल का। और दांत मुख्य रूप से बना होता है डेंटाइन के। अंतर है, देखिएगा, शिखर बोलेगा तो एनामिल का, और दांत मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो डेंटाइन का। नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु है प्रौढ़ संयोजकी ऊतक। नाभि रज्जु है प्रौढ़ संयोजकी ऊतक। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? एडिपोसाइट। एडिपोसाइट। प्राणियों में निम्नलिखित में किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? एडिपोसाइट। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किरेटिन के। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किरेटिन के। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किरेटिन के। आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? बंदर से। आरएच कारक ने अपना नाम किस जानवर से लिया? बंदर से। आरएच कारक ने अपना यह नाम किससे लिया? बंदर से। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका में। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है? 90%। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक होता है। आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं मेंडल। आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं मेंडल। आनुवंशिकी इकाइयाँ हैं जीन। आनुवंशिकी इकाइयाँ क्या हैं? जीन है। आनुवंशिकी इकाइयाँ क्या हैं? जीन है। आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन होते हैं गुणसूत्रों में।
गुणसूत्रों में होते हैं। आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों में। जीन है डीएनए का एक भाग है। जीन है डीएनए का एक भाग है। जीन है डीएनए का एक भाग है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं खुराना। खुराना है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले खुराना है। कौन वैज्ञानिक है? खुराना। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक खुराना है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक खुराना है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बिडल व टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बिडल व टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बिडल व टैटम ने। जीन को व्यक्त किया जा सकता है। जीन को व्यक्त किया जा सकता है उपर्युक्त सभी तरह से। डीएनए का एक भाग है जीन, आनुवंशिकता की इकाई है और उत्परिवर्तन भी की इकाई है। उत्परिवर्तन की इकाई है। उत्परिवर्तन की इकाई है। जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक है। जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक है जॉनसन। जीन का वर्तमान नाम देने वाला है जोहानसन। जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक है जोहानसन। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ है। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ है डीएनए। डीएनए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने। वाटसन व क्रिक ने। वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती है जो मुक्ता के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होता है? युग्मक, एंजाइम, जीन या सेंट्रोसोम। जीन के माध्यम से होता है। वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती हैं जो मुक्ता के माध्यम से होती हैं, जीन के माध्यम से होती हैं। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? उपर्युक्त तीनों। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? उपर्युक्त तीनों। आनुवंशिकता विभिन्नता के कारण, वातावरण की विभिन्नता के कारण। उपयुक्त दोनों आनुवंशिक विभिन्नता एवं वातावरण की विभिन्नता के कारण। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XY। XY। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन होता है? XY। एक समान मानव शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्री की संख्या कितनी होती है? 46। 46। एक समान मानव शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। यदि जोड़ा में पूछा जाए तो 23 होगा। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है
एक्स वाई। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है एक्स वाई। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? पिता के द्वारा। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? पिता के द्वारा। एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। 22 जोड़ी। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स। निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? वर्णधानता। निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? वर्णधानता। कुष्ठ रोग नहीं, क्षय रोग नहीं, ल्यूकीमिया नहीं। वर्णधानता लिंग संलग्न रोग है, मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस हम लोग बोलते हैं वो लिंग से ही ट्रांसफ़र होता है, जीन से ही होता है। मतलब वो बीमारी ऐसा है एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते रहता है पैतृक गुणों के आधार पे। लाल हरी वर्णधानता होने का कारण है, लाल हरी वर्णधानता यानी कलर ब्लाइंडनेस होने का कारण है। एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में हीमोलाइसिस होता है? नहीं। आरबीसी चिपक जाते हैं? नहीं। डब्ल्यूबीसी कोशिका बच्ची हो जाते हैं? नहीं। रक्त का थक्का नहीं बनता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णधानता को जाना जाता है उपयुक्त दोनों के रूप में, प्रोटोनोपिया के रूप में और ड्यूटेरानोपिया के रूप में। प्रोटोनोपिया के रूप में, ड्यूटेरानोपिया के रूप में, दोनों के रूप में। एक वर्णांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांत पुरुष के समान पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? एक वर्णांत मतलब एक कलर ब्रांड पुरुष का विवाह दूसरे कलर ब्रांड पुरुष के समान पुत्री से हुआ, अच्छे पुत्री से हुआ है तो संतानों में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध होंगे, सभी पुत्रियां वर्णांध, सभी पुत्र वर्णांध नहीं, आधे पुत्र वर्णांध होंगे, आधे कलर ब्लाइंडनेस होंगे। एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है। एक वर्णांध पुरुष है जो कलर ब्लाइंडनेस पुरुष है, वो समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की क्या संभावना है? 0% है। 0% है। एक कलर ब्लाइंड पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जीन शब्द किसने बनाया था? डब्ल्यू.एल. जोहानसन ने। कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। वर्णधानता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। वर्णधानता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णधानता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों में। एक वर्णांध पुरुष का एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णधानता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में।
निम्नलिखित में कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? हीमोफीलिया। निम्नलिखित में कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? हीमोफीलिया आनुवंशिक है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी नहीं, पेचिस नहीं, कैंसर नहीं। हीमोफीलिया जो है ट्रांसफ़र होता है वंश के थ्रू। डीएनए अंगुली छाप तकनीकी किसके संचरण के लिए किया जाता है? विवादित जनकता। डीएनए अंगुली छाप तकनीकी का प्रयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? विवादित जनकता के लिए किया जाता है। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन। डीएनए अंगुली छाप प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? इनमें सभी माता पिता, बलात्कारी, चोर। डीएनए अंगुली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर, सभी के लिए, इन सभी के लिए। जीनेटिक्स निम्नलिखित में किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विचरण का। जीनेटिक्स निम्नलिखित में किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विचरण का। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? उपर्युक्त सभी जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? 44A + 100। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विचरण क्या है? 44A + 100। 44A + 100 टर्नर। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। लैमार्क ने समझाया। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। लामार्कवाद का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लामार्कवाद का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया डार्विन। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया डार्विन। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया डार्विन। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया डार्विन। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं डी ब्रीज। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं डी ब्रीज। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया डार्विन। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का जन्मदाता है डी ब्रीज। समरूप अंग होते हैं कार्य में समान, रचना में समान नहीं। रचना व कार्य दोनों में समान नहीं, कार्य विहीन नहीं, कार्य में समान होते हैं। समरूप अंग होते हैं कार्य में समान। समजात अंग होते हैं रचना में समान। समजात अंग होते हैं रचना में समान। वर्ष 1809 में पहली बार फ्रांसीसी जीव
वैज्ञानिक जॉन लेमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है? जीवन संघर्ष इससे संबंधित नहीं है। वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लेमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है? जीवन संघर्ष नहीं है, बाकी सब संबंधित है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये भी संबंधित है। वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, ये भी संबंधित है। नए अंगों का आविर्भाव, ये भी संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? अंगों का उपयोग व अनुपयोग, अंगों का उपयोग व अनुपयोग, अंगों का उपयोग व अनुपयोग डार्विन द्वारा नहीं किया गया था, बाकी सब किया गया था। समर्थ की उत्तरजीविता डार्विन द्वारा किया गया था। नई जातियों की उत्पत्ति किया गया था। जीवन संघर्ष किया गया था। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निकेटिंग पर्दा, सामने वाले चपटे दांत, कर्नाभ मांसपेशियां, वर्मीफॉर्म एपेंडिक्स। सामने वाले चपटे दांत, सामने वाले चपटे दांत। निम्नलिखित से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? सामने वाले चपटे दांत अवशेषी अंग नहीं है, बाकी अवशेषी अंग सारे हैं। निकटेटिंग पर्दा, कर्नाभ मांसपेशियां, वर्मीभाव अपेंडिक्स। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डी विरीज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डी विरीज ने। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनके मूल संरचना में घूर्णीय प्रक्रिया में समानता रहती है, कहलाते हैं समजात अंग। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं घूर्णी प्रक्रिया में समानता रहती हैं, कहलाते हैं समजात अंग। समजात अंग जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लेप होने से स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लेप होने से स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। बिलों में रहने की प्रति अनुकूलन से नहीं, प्राकृतिक चयन से नहीं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से नहीं, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने से स्पष्ट किया जाता है, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जीवन की उत्पत्ति हुई पहाड़ों पर, भूमि पर, जल में, वायु में, कहाँ हुआ? जीवन की उत्पत्ति हुई जल में। जीवन की कहाँ उत्पत्ति हुई? जल में। जल में। जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी, बाकी सब था। ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी, बाकी सब था। मीथेन था, हाइड्रोजन था, अमोनिया था। ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं था। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? बंदर। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? बंदर। मनुष्य में अवशेषी अंग हैं कर्णपलप पेशियां। मनुष्य में अवशेषी अंग हैं कर्णपलप पेशियां।
जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सालामेंडर, अजगर, कंगारू। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? सालामेंडर, उसके बाद अजगर, उसके बाद कंगारू। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लामार्क के द्वारा। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लामार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया था प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून, लामार्क। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? समवृत्ति। पक्षियों और कीटे के पंख कैसे होते हैं? समवृत्ति होते हैं। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? समवृत्ति होते हैं। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ में। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ में। निम्नलिखित में किसकी आकृति निश्चय नहीं होती है? पारामीशियम का, यूग्लिना का, ट्रिपैनोसोमा का, अमीबा का। किसका नहीं होता है? आकृति निश्चित नहीं होती है। अमीबा का आकृति निश्चित नहीं है, बाकी सब का आकृति निश्चित है। पैरामीशियम का भी, यूग्लिना का भी, ट्रिपैनोसोमा का भी। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम। पैरामीशियम चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम। अमीबा का प्रचलन अंग है कुटपाद। अमीबा का प्रचलन अंग है कुटपाद। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। यूग्लिना हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है यूग्लिना। पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है यूग्लिना। 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 मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। पेचिस या अमीबियासिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटमीबा। पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंटमीबा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिस्मेनिया। लिस्मेनिया। काला जार उत्पन्न करने वाला कौन सा प्रोटोजोआ है? लिस्मेनिया। काला जार कौन सा प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है? लिस्मेनिया से। निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा निद्रा रोग पैदा करता है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग ट्रिपनोसोमा। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है ई कोलाई। ई कोलाई मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है ई कोलाई। अमीबा में कुटपाद महत्वपूर्ण होते हैं किसके लिए? अमीबा में कुटपाद महत्वपूर्ण होते हैं किसके लिए? भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। अमीबा में कुटपाद महत्वपूर्ण होते हैं भोजन ग्रहण करना तथा प्रचलन के लिए। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? रोनाल्ड रॉस ने।
किसने? रोनाल्ड रॉस ने। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? रोनाल्ड रॉस ने। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है क्या? यूक्लिकटेला। यूक्लिकटेला। यूप्लिकटेला। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है यूप्लिकटेला। वीनस के फूलों की डालियां के नाम से जाना जाता है। यूक्लिकटेला। यूक्लिकटेला। वीनस की फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है यूप्लिकटेला। वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है यूप्लिकटेला। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं आस्टिया। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं आस्टिया। स्पंज के सिर पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है अस्कुलम। स्पंज के सिर पर बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? अस्कुलम। और स्पंजों के जो शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र उसको क्या बोलते हैं? आस्टिया। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा, कंगारू। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? किसमें? 20 का सी, हाइड्रा में। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। कोरल रीफ। कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? सिलेंट्रेटा। कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? सिलेंट्रेटा के द्वारा। प्रवाल भित्ति जिसको बोलते हैं, किसके द्वारा होता है? सिलेंट्रेटा के द्वारा होता है। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है? हाइड्रा। कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? सिलेंट्रेटा के द्वारा। हाइड्रा का प्रचलन अंग है। हाइड्रा का प्रचलन अंग है टेंटिकल्स। हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? टेंटिकल्स। प्रवाल कोरल्स क्या है? एक समुद्री जीव है। प्रवाल या कोरल्स क्या है? एक समुद्री जीव है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है कौन? आरिलिया। आरिलिया जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है आरिलिया। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है मेट्रिडियम। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है मेट्रिडियम। पोर्टुगीज मैन ऑफ बार के नाम से जाना जाता है। पोर्टुगीज मैन ऑफ बार के नाम से जाना जाता है फाइसेलिया। पोर्टुगीज मैन ऑफ बार के नाम से जाना जाता है फाइसेलिया। वीडियो अच्छा लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक पहुंचाएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।